मैं और आप क्या पहन सकते हैं, कहाँ काम कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं से लेकर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू प्राइवेसी और भी बहुत कुछ, जो भी कुछ आज हमारे पास है और आगे के लिए पॉसिबल हुआ है, इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन लीगल सिस्टम ने। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है इंडियन जुडिशरी की वजह से। हम सबको ये लगता है ना कि इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हर 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। आपको पता है इंडिया में जजेस की कितनी कमी है, जो एग्जिस्टिंग जजेस है वो कितने ओवरवर्क्ड है। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में इंडियन जुडिशरी ने हमारे लिए क्या किया। कुछ ऐसे जजमेंट्स जानेंगे जिन्हें आने वाले सालों में लैंडमार्क जजमेंट्स के नाम से जाना जाएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे वो है बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। वैसे तो ये केस 2022 का है, पर इसके फैक्ट्स रिलेट करते हैं 1999 में हुए एक सेक्स वर्कर के ब्रूटल मर्डर से। इस केस में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला, क्या प्रोस्टिट्यूशन एक लीगल प्रोफेशन है? और दूसरा, क्या सेक्स वर्कर्स को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने सेक्स वर्कर्स के फेवर में जजमेंट देते हुए ये कहा कि सबसे पहला ये कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है, उन्हें भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलनी चाहिए। दूसरा, पुलिस से ये कहा कि अगर सेक्स वर्कर्स एडल्ट है और कंसेंटिंग है तो फिर वो इंटरफेयर ना करे और उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्शन ना ले। तीसरा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा कि वो एक ऐसी स्कीम बनाए जिसमें सेक्स वर्कर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि अगर उन्हें सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करना है तो वो इजी हो सके। इसी तीसरी रिकमेंडेशन पर ध्यान देते हुए गवर्नमेंट ने 2011 में कमेटी फॉर्मुलेट की, जिन्होंने 2016 में अपने रिकमेंडेशन सबमिट किए, पर इन पर कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करते हुए सेक्स वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए, जैसे कि राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट अगेंस्ट हरासमेंट, राइट नॉट टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी और भी बहुत सारी चीजें। इसके साथ ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा कि सेक्स वर्कर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है तो उन्हें भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व किया जाए। इसके साथ ही लास्ट में एक और चीज की, UIDAI को ये कहा कि सेक्स वर्कर्स को भी आधार कार्ड तुरंत दिया जाए ताकि उनका सोसाइटी में रिहैबिलिटेशन स्मूदन हो सके। हमारा जो दूसरा केस है उसमें पता है कौन से क्वेश्चन को आंसर किया गया है कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया, क्या वो सही है? ये आंसर हमें मिलता है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसे फेमसली EWS केस भी कहते हैं। चलिए इसे देखते हैं। इस केस में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जो कि पब्लिक एजुकेशन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडेड या एडेड स्कूल्स और कॉलेजेस में एडिशनल 10% की रिजर्वेशन क्रिएट करता है। देखिए, इंदिरा साहनी का जो लैंडमार्क जजमेंट आया था ना, उसमें रिजर्वेशन की सीलिंग लिमिट को, अपर लिमिट को 50% पर लॉक किया गया है। अब EWS का जो 10% का रिजर्वेशन है ना, ये इस लिमिट को क्रॉस करता है, सरपास करता है, और इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो इस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई गई, जिसमें 3:2 के रेशियो में जजमेंट दिया गया और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिड अपहेल्ड किया गया। मतलब 3 जजेस ने इसे सही माना और 2 जजेस ने इसे गलत माना। अभी जो 2 जजेस जिसे गलत कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि EWS की स्कीम में से SC, ST और OBC को एक्सक्लूड करना डिस्क्रिमिनेटरी है, गलत है। वहीं 3 जजेस जिन्होंने इसे सही कहा, उनका भी पता है कहना क्या था कि इट्स टाइम टू रीविजिट द रिजर्वेशन स्कीम। ये इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए नहीं चल सकता, आपको इस पर टाइम लिमिट लगानी चाहिए। पर इस केस में फाइनली ये कहा गया कि इंदिरा साहनी का जो 50% का रिजर्वेशन लिमिट था ना, वो EWS के रिजर्वेशन पर अप्लाई नहीं होगा, ये दोनों अलग है। और EWS का जो 10% का रिजर्वेशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे केस के बारे में। तो साल भर आपने हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में तो सुना ही होगा। इस पूरी कंट्रोवर्सी को कवर किया गया है एशत सिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है जब कर्नाटका में कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने से रोका गया। इन स्टूडेंट्स ने कॉलेज अथॉरिटीज के इस ऑर्डर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चालू किया। मुस्लिम स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट के रिटेलिएशन में कुछ और स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट चालू किया, जहां ये स्टूडेंट्स सैफरन शॉल्स और सैफरन स्कार्फ्स पहनकर क्लासेस अटेंड करने की डिमांड करने लगे। इस बिगड़ते सिचुएशन को देख के सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका एजुकेशन एक्ट एंड उसके रूल्स के अंडर एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया,
जिस ऑर्डर के हिसाब से मुस्लिम स्टूडेंट्स का कॉलेज में हिजाब पहनकर आना कंप्लीटली बैन कर दिया गया। अब वो स्टूडेंट्स जिन्हें क्लासेस अटेंड करने से रोका गया था वो इस गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि मुस्लिम लॉ के अंदर हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और हिजाब पे बैन लगाना हमारा राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन का वॉयलेशन है। तो गवर्नमेंट का ये ऑर्डर पहुंच जाता है कर्नाटका हाई कोर्ट। इस ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए हाई कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बिठाई जाती है जिन्होंने ये कहा कि जो हिजाब पे बैन लगाया गया है ये सही है। अब कर्नाटका हाई कोर्ट के इस फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। इस केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक डिविजनल बेंच बैठाई गई जिन्होंने अपना स्प्लिट वर्डिक्ट पास किया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटका हाई कोर्ट के बैन को अपहेल्ड किया, वहीं जस्टिस धूलिया ने बैन के अपोज में अपना डिसीजन दिया। अब क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट आया, मतलब एक जज ने सही कहा एक जज ने गलत, इसलिए करंटली इस केस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर किया गया है ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि इस केस को 3 जजेस की बेंच को फॉरवर्ड करना है या और बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करनी है। अब जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, जिसे 2 फिंगर टेस्ट भी कहते हैं। इस केस में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि क्या किसी भी इंसान के सेक्सुअली एक्टिव होने और उसके रेप होने में कोई रिलेशन होता है क्या, क्योंकि इस केस में जो विक्टिम था उसका रेप करके उसे जलाया गया था। जब उसे हॉस्पिटल लेके आया गया ट्रीटमेंट के लिए तब उस पर 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म किया गया ये जानने के लिए कि क्या वो सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई किसी के भी सेक्सुअली एक्टिव होने और उसके रेप होने में कोई रिलेशन नहीं होता। इज़न्ट दैट ऑब्वियस? बहुत कॉमन सेंस की बात है, पर बहुत बार जब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है ना तभी हमारे समझ में आता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को इलॉजिकल और इलीगल डिक्लेयर किया और ये कहा कि रेप विक्टिम पर 2 फिंगर टेस्ट परफॉर्म करना इस ऑर्डर का कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा और उस इंसान को मिसकंडक्ट के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट केस डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा सवाल डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसा क्राइम बताना जो नॉन बेलेबल है, जिसका अगर चार्ज लग जाए तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा और जब बुलाया जाए तब कोर्ट हाजिर होना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ आईपीसी के सेक्शन 124A सेडिशन लॉ के बारे में। देखो आईपीसी कब आया? 1860 में, और जब से आईपीसी है तब से उस पर सेडिशन लॉ है। पर क्या प्रेजेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग सेडिशन अब भी रेलेवेंट रह गया है? इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है हमारे नेक्स्ट केस में, एसजी वोम्बटकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। देखो 2022 में 9 से ज्यादा बार सेडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ पर स्टे लगा दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा कि जब तक सेडिशन लॉ का कंप्लीट रिव्यू नहीं हो जाता इसके अंदर कोई केस रजिस्टर ना करे। अब वो लोग जो सेडिशन के कारण ऑलरेडी जेल में हैं वो कोर्ट के पास बेल और रिलीफ के लिए आ सकते हैं। अच्छा अब ये बताना, डू वुमेन हैव अ राइट टू अबॉर्शन? अगर हाँ तो क्या ये राइट इंडिया में अनमैरिड वुमेन को भी मिला हुआ है? यही क्वेश्चन आंसर करता है हमारा नेक्स्ट केस, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के केस में। इस केस में क्या होता है, एक 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड वुमेन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचती है अपनी 23 वीक्स की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि टर्मिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 जो है वो अनमैरिड वुमेन की प्रेगनेंसी जो कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप का रिजल्ट है उसे कवर नहीं करती। अब दिल्ली हाई कोर्ट का ये रिजेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड के डिसीजन को मानते हुए इस अबॉर्शन को अलाउ करता है। तो इस पूरे जजमेंट में ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का अमेंडमेंट किया गया था जिसमें हस्बैंड वर्ड को पार्टनर वर्ड से रिप्लेस किया गया। मतलब ये कि अबॉर्शन का वुमेन के मैरिटल स्टेटस से कोई रिलेशन नहीं है, वो कभी भी चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो अबॉर्शन के लिए ऑप्ट कर सकती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं। सबसे पहला ये कि अगर मैरिटल रेप के कारण प्रेगनेंसी फोर्सफुल है तो उसे भी टर्मिनेट किया जा सकता है, और दूसरा ये कि मैरिड और अनमैरिड वुमेन हैव अ राइट ओवर देयर बॉडीज and a right to safe abortion under the Medical Termination of Pregnancy Act. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अगली ये मुद्राएं
कानूनन अमान्य हो। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई ना, उसके नेक्स्ट दिन ही एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में इस स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसे आने वाले सालों में हम डीमोनेटाइजेशन केस के नाम से जानेंगे। अब इस केस को समझने के लिए ना आपको बस आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 को समझना है, जो ये कहता है कि आरबीआई की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में एक नोटिफिकेशन इशू करके किसी भी सीरीज ऑफ नोट को डीमोनेटाइज कर सकते हैं। इसी सेक्शन की पावर को यूटिलाइज करते हुए 2016 में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया गया था। अब गवर्नमेंट की जो स्कीम थी डीमोनेटाइजेशन की, ये सही थी या गलत, ये सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच बैठाई गई, जिन्होंने 4:1 की रेशियो में गवर्नमेंट की स्कीम को वैलिड अपहेल्ड किया। इस पूरे केस में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। डिसेंटिंग ओपिनियन मतलब बाकियों से अलग जजमेंट देना। बाकियों ने स्कीम को वैलिड कहा, इन्होंने इस पे आपत्ति जताई थी। पर मुझे ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कब सुना? डीमोनेटाइजेशन होने के 6 साल बाद। अगर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने इसे इनवैलिड कहा होता तो फिर क्या ही हो जाता? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट केस है अरुणाचला गाउंडर वर्सेस पन्नू स्वामी का, जिसे फेमसली डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी केस भी कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज पर हिंदू पर्सनल लॉज, डॉटर्स विल हैव अ लीगल राइट टू देयर फादर सेल्फ अर्न्ड एंड अदर प्रॉपर्टीज। एक चार्ट से समझते हैं तो देखिए, वो प्रॉपर्टी जो वो अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट कर रही है, दैट विल गो टू हर हस्बैंड हेयर्स, जैसे उसके बच्चे एंड अदर्स। अगर वुमन चाइल्डलेस है तो फिर जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल सोर्स। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार सुना होगा। एक नया सुनो, क्या आपका कोविड वैक्सीन लगाना कंपलसरी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें हमारे नेक्स्ट केस में, जेकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट से 2 इंपॉर्टेंट चीजें मांगी गई थी। सबसे पहला ये कि मैंडेटरी वैक्सीनेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, और दूसरा ये कि वैक्सीन की जितने भी क्लिनिकल ट्रायल डेटा है उसे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल किया जाए। तो जजमेंट देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 2 नहीं बल्कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें बोली। सुनिए क्या क्या। सबसे पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारा आर्टिकल 21 है ना, ये बॉडीली इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि किसी भी सिटीजन को वैक्सीन लगाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये जो बॉडीली इंटेग्रिटी है ना, इसकी एम्बिट में राइट टू लाइफ तो आता ही, तो हम सबको पता है, पर दूसरा राइट टू रिफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट भी आता है। तीसरा ये कहा कि अगर आगे जाके पता चलता है कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है वो ज़्यादा तेज़ी से वायरस ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टिव स्टेप्स ले सकती है। और चौथा ये कहा कि कोविड वैक्सीन के जो भी ट्रायल्स अभी तक हुए हैं और आगे होने वाले हैं, उसके डेटा को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल किया जाए। तो ये था 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का वीडियो। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे, वो आपको कहाँ मिलेंगे? तो आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर एक PDF ढूंढनी है 22 of 22 के नाम से। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बहुत ही ईजी तरीके से दिए गए हैं। अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ये PDF आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस आप किन टॉपिक्स पे देखना चाहेंगे, ये मुझे जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।